करके इसका रेशियो बना देंगे हम, इसको इसका स्क्वायर बना देते हैं, दैट इज हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ये जो है फॉर्मूला आपका ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से चलेंगे, तो उसके हिसाब से आ जाते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी आपके पास इस तरह के प्लांट आए, दैट इज ये इनको सबको मिला के 1 कर देते हैं, तो हम क्या देखेंगे 1/4 जो है वो आपके पास कैपिटल टी वाली वेराइटी आई है, हाफ जो है आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी वाली वेराइटी आई है, एंड 1/4 जो है आपके पास में स्मॉल टी वाली वेराइटी आई। आप टोटल नंबर ले लीजिए भले आप अगर लेते हैं कि ये एक टाइम आया और ये 2 टाइम आया और ये एक टाइम आया, तो इसको भी अगर आप मतलब सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा एवरेज। तो इस तरह से मेंडल ने अपनी बात को समझाया, उसने अपने लॉज को समझाया। तो मेंडल बीइंग मैथमेटिशियन ही कुड बेटर रिप्रेजेंट इट, बेटर मेक इट एक्सप्लेन इन अ बेटर मैनर। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, जहां तक मैं जान रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आ गया होगा, क्योंकि इस पे अपन ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। नाउ हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। क्या नया टॉपिक है? मेंडल ने कहा कि जो उसने शुरू में प्लांट शुरू करे, मतलब क्रॉस करा था, दैट इज उसने प्योर टॉल लिया था, इनिशियल क्रॉस है ना, प्योर टॉल, और इसको उसने क्रॉस करा था प्योर ड्वार्फ से, प्योर ड्वार्फ से। सो इसके फैक्टर बने थे, कोई सा भी बना लो वो कैपिटल टी बनते हैं, इसके फैक्टर बना लीजिए कोई सा भी बना लीजिए वो स्मॉल टी बनते हैं। चाहे पुनेट स्क्वायर में लो, चाहे डायरेक्ट एरो बना लो, या कोई सा भी एक ले लीजिए इनमें से, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो आप इसमें से एक को भी लेकर के चल सकते हैं। वाई अननेसेसरी टू मेक टू लाइंस, तो आपने इसको एक लिया, इसको एक लिया, तो ऑल द प्लांट्स विल हैव दिस जीनोटाइप ओनली। The genotype of all the plants in the F1 generation will be 1 capital T and 1 small t। और ये सबके सब कैसे हो गए? इनको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस टॉल, और हम इनको कह सकते हैं हाइब्रिड टॉल। ठीक है, तो और आप इम्प्योर भी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। तो F1 में जितने भी प्लांट आ रहे हैं वो सब टॉल तो हैं, बट दे आर नॉट प्योर, दे आर नॉट प्योर। अकॉर्डिंग टू मेंडल उनके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो 2 तरह के फैक्टर्स हैं, दे आर कंटेनिंग द कैपिटल टी दैट इज टॉलनेस फैक्टर एज वेल एज स्मॉल टी दैट इज ड्वार्फनेस फैक्टर। येट मेंडल ने क्या बोला है? येट मेंडल ने बोला है कि ये प्लांट विल बी सिमिलर टू दिस प्लांट्स, ये प्लांट और ये प्लांट, दैट इज द जो प्योर प्लांट उसने पेरेंट लिए हैं वो, और ये F1 में आए हैं, दीज प्लांट विल बी फिनोटाइपिकली एग्जैक्टली अलाइक। ये नहीं है कि ये 6 फीट के हैं तो साहब ये 5 फीट के हैं, टॉलते हैं लेकिन थोड़े से छोटे हैं, और ये तो 4 फीट के ही होते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। इफ इट इज ऑफ 5 फीट हाइट, अगर ये 5 फीट के हैं तो ये भी 5 फीट के ही होने चाहिए। 5 की जगह 4.8 हो सकते, 4.9 हो सकते हैं, या 6.2 5.2 हो सकते हैं, बट दे विल बी सेम। सो अब एक नई प्रॉब्लम आ गई। मेंडल whatever plant he got here, 3 time plant, मतलब all the plants were tall plant, all the plants were tall plant, how will you make out that what plant is what? चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनको F2 जनरेशन में लेके गए, स्टार्ट विद द F2 जनरेशन। एक अपने पास कैपिटल टी प्लांट है, दूसरा भी अपने पास कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट है। ठीक है, हाइब्रिड प्लांट है दोनों के दोनों, और दोनों के फैक्टर इस तरह से बने, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। आपको एक ही एक बात कितनी कितनी बार पढ़ रहे हैं अपन, देख लीजिए। ठीक है, और हमने क्या देखा, इस तरह का भी प्लांट आता, इस तरह का भी प्लांट आता, इस तरह का भी प्लांट आता, और इस तरह का भी प्लांट आता। मतलब 1 टाइम प्लांट आर द प्योर टॉल, 2 टाइम प्लांट आर द हाइब्रिड टॉल, एंड 1 टाइम प्लांट इज ड्वार्फ। तो ड्वार्फ तो देखने से समझ में आ रहा है कि ये तो ड्वार्फ है, छोटा ही है, गट्टा ही है, हाइट ही कम है इसकी। बट हाउ विल वी मेक आउट दैट द टॉल प्लांट इज ऑफ दिस टाइप और दिस टाइप? ये कैसे पता करेंगे कि जो टॉलनेस है वो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है? How will you find out? Looking at the plant, he said phenotypically there is no difference. Phenotypically both the plants are alike. तो जब दोनों प्लांट एक जैसे हैं तो आप इसका जीनोटाइप कैसे पता करेंगे? How will you find out whether this plant was pure plant or a hybrid plant? Whether this plant was a pure plant or a hybrid plant, or same is with this? तो इसके लिए एक नई चीज हम पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस? ये पढ़ लेना, टेस्ट क्रॉस बहुत ऑफन क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन।
ठीक है, टेस्ट क्रॉस। नाउ हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, दो तरह के प्लांट है। आइदर वी गॉट कैपिटल टी टाइप ऑफ प्लांट, और वी गॉट कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट। मतलब या तो वो प्योर प्लांट है या इम्प्योर प्लांट है। आइदर वो क्या कहते हैं, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। Now, how will we come to know whether the given plant is homozygous or heterozygous? So हमको क्या करना है, उसको इसके रिसेसिव पेरेंट्स, जो एक जनरेशन पहले हमने पेरेंट लिया था रिसेसिव, कौन सा था रिसेसिव पेरेंट? स्मॉल टी वाला, उसके साथ इसको क्रॉस कर दीजिए। अच्छा, जरूरी नहीं है रिसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस करें, कोई किसी भी टिंगने से नाटे से क्रॉस कर लीजिए, बिकॉज वो तो हमेशा प्योर ही होते हैं। ऑल द dwarf plants are always pure, so that was not needed कि हम एक्चुअली उसके पिछली जनरेशन में उसकी जो फादर या मदर जो भी स्मॉल हाइट वाले थे उससे ही क्रॉस करें। लेकिन इफ वी आर क्रॉसिंग और प्लांट विद द previous generations plant, then that type of cross is also known as back cross. If we are crossing a plant with its previous parent, उसके पहले वाले किसी पेरेंट से अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो उसको आप बैक क्रॉस भी कह सकते हैं। तो टेस्ट क्रॉस कैन ऑफन बी बैक क्रॉस, नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज, जरूरी नहीं है कि हम डॉग प्लांट हमेशा उसके पेरेंट को ही लें। यू कैन टेक एनी प्लांट एज ए डॉग प्लांट, ठीक है। बट हमने यहाँ पे इस तरह से लिया। तो अभी क्या होगा देखिए, अब इसके जो जनरेशन आती हैं, नेक्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन, तो उसको देखते हैं कैसे आएगी F1 जनरेशन। देख के पुनेट स्क्वायर बना देता हूँ। वैसे तो देयर इज नो नीड ऑफ पुनेट स्क्वायर, फिर भी हमने बना दिया। यहाँ वाले प्लांट के फैक्टर्स अपन ने ऐसे लिख लिया, कैपिटल टी कैपिटल टी। इस वाले प्लांट के फैक्टर स्मॉल टी, एंड इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी, उधर से स्मॉल टी, एंड इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी। इन दिस केस ऑल द प्लांट्स विल बी, जो भी बने हैं वो सबके सब कैसे बने? टॉल। दैट इज 100% dominant variety. If we conduct a cross with a unknown plant, जिसका हमको पता नहीं है कि उसकी उसके जीनोटाइप क्या है, उस प्लांट का आपने बैक क्रॉस करा विद अ रिसेसिव पेरेंट, एंड इफ वी गेट ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ वन टाइप, दैट इज द डोमिनेंट वेराइटी, इसका मतलब उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए? होमोजाइगस टॉल या होमोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर? जरा एक बार हाँ भर के बता दो मुझे कि आपको समझ आया है कि नहीं। If you got doubt, you can still ask me. On the other hand, this one, अगर इसके फैक्टर बनेंगे तो क्या बनेंगे? देखिए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसके फैक्टर बने, क्या बने? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। और इसका भी पुनेट स्क्वायर में ले लीजिए। सो ये कैपिटल टी इधर से, स्मॉल टी उधर से, स्मॉल टी इधर से, स्मॉल टी उधर से, कैपिटल टी इधर से, स्मॉल टी इधर से, एंड स्मॉल टी इधर से, स्मॉल टी इधर से। 50% प्लांट तो आपके पास कैसे बने? ड्वार्फ। और 50% प्लांट आपके पास कैसे बने? These 50% plant are tall. So if the ratio of dwarf to tall or tall to dwarf or dominant to recessive, अगर आपके पास dominant to recessive रेशियो 50% का आ जाता है, 1:1 का आ जाता है, इसका मतलब ये कैसा है? ये हाइब्रिड वेराइटी, ये इम्प्योर वेराइटी है। इज इट क्लियर? तो टेस्ट क्रॉस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अ अननोन प्लांट। टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस हेल्प्स अस टू फाइंड, यस, ठीक है, टेस्ट क्रॉस हेल्प्स अस
to determine the allelic combinations or genotype of a plant हो या एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। कैसे? इफ इट हैज होमोजाइगस डोमिनेंट, रिसेसिव तो हमेशा भी होमोजाइगस होते हैं, तो उसका तो चक्कर ही नहीं है, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, फॉर्मा लगा के लिखे, ऑन अक्रॉस with its recessive parent, it will always produce only dominant varieties. ठीक है। ऑन द अदर एंड क्या होगा? इफ द जीनोटाइप ऑफ an unknown plant, unknown dominant plant, प्लांट लिखा है मतलब ये प्लांट के लिए नहीं है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकता है। प्लांट इज हेटेरोजाइगस on across with a recessive parent, it will produce 50% dominant and 50% recessive varieties. ओके, सो टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस, उसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई आपको? आई थिंक सो। टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, बैक क्रॉस क्यों कह रहे हैं उसको, टेस्ट क्रॉस क्यों कह रहे हैं, पुनेट स्क्वायर क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, होमोजाइगस कंडीशन क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है, एलील्स क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। हाँ, if you got any doubt you can ask me. It's better that you don't keep any doubt in the mind, है ना, वो पूछ लें तो ज्यादा अच्छा है। तो उससे क्या होता है कि आपने असल में कुछ क्यों करा, इसीलिए करा है ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो ये हो गया बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, और सारी डेफिनेशंस मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से दो लॉज समझ आए। Two laws he is given on the basis of monohybrid cross. What are the laws? यहाँ पे देखिए पेज नंबर 75 पे 5.1 to 5.2.1. This is called law of dominance. What is law of dominance? What does it mean? States. तो ये क्या state कर रहा है? देखिए ये क्या कह रहा है? That is a law of dominance. A character are controlled by discrete unit called factors. ये कह रहा है कि हर करेक्टर किसी भी प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो किससे कंट्रोल हो रहे हैं? वो डिस्क्रीट यूनिट से, ठीक है। द करेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, और उसको इसने नाम दिया फैक्टर। और देयर इज नो सच थिंग विच ही कुड आइडेंटिफाई और सेपरेट फ्रॉम ए प्लांट और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। फैक्टर करके कोई चीज उसको फिजिकली मिली नहीं है, इट इज मेरली इज इमेजिनेशन। फैक्टर इज मेरली इज इमेजिनेशन। वो ये ऐसा मान रहा है कि फैक्टर जो है वो ऐसे होते होंगे, लेकिन what a factor look like, what a factor made up of, what is the color, what is the size, what is the location, and nothing he was know. He did not know anything about the factor. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेंडल ने फैक्टर के बारे में बोला वो फैक्टर वाज एज एन इमेजिनरी यूनिट जो उसने माना है, ठीक है। हमने कई बार ऐसे मान लिया कि साहब इस पेड़ पे भूत रहता है, तभी यहाँ पे रात को 12 बजे जो निकलते हैं उसका एक्सीडेंट होता है।
भाई आपने कहीं एक्सट्रैक्ट करा है क्या? आपने देखा है, आपने फोटो खींची है, आपने कभी किसी चीज को देखा है एज अ भूत? डिड यू रिकॉग्नाइज कभी आपने उससे? है ना, आपने कुछ नहीं, इट इज एन ओनली एन इमेजिनेशन, ठीक है। बट अगर इमेजिनेशन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाते हैं तो हम उसको उसका कोई बेस मानेंगे। हमारे ये पेड़ पे भूत की वाली इमेजिनेशन इमेजिनेशन ही है, वो कभी प्रूव तो हुई नहीं है। लेकिन मेंडल ने जो कुछ कहा, मेंडल फैक्टर के बारे में, देवर एग्जैक्टली करेक्ट। व्हाट मेंडल had assumed about factor, they were really found exactly correct उसमें। और मतलब कहीं ये नहीं था कि इमेजिनेशन केवल इमेजिनेशन ही है, उसमें कोई सच्चाई नहीं, इसकी इमेजिनेशन में पूरी सच्चाई है। तो फैक्टर्स के बारे में क्या कह रहा है ये फैक्टर्स के बारे में तीन बातें बोलता है। फैक्टर्स के बारे में क्या कहता है ये, कि ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर फैक्टर, ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर फैक्टर। हाइट के लिए tallness is controlled by one pair factor, dwarfness is controlled by another pair of factor. Yellow color of seed, green color of seed, yellow color of pod, green color of pod, purple color of flower, white color of flower, इतनी भी चीजें हम बोल रहे हैं, हर करेक्टर जो है वो वन पेयर फैक्टर से कंट्रोल होता है, ये मेंडल ने कहा। मेंडल ने कहा कि ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर फैक्टर। दूसरी बात ये क्या कह रहा है, दूसरी बात क्या कह रहा है, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया कि वो पेड़ होते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है कि गैमीट बनते समय ये पेड़ फैक्टर सेग्रीगेट्स हो जाते हैं। यह मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, फैक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि वहां लिखा है करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, तो वी मस्ट नो व्हाट आर फैक्टर। तो मेंडल के ये फैक्टर क्या है, उसने कहा वो पेयर में मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, गैमीट बनते समय वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट्स, एंड सेग्रीगेट होकर के कहाँ चले जाते हैं, इन द गैमीट्स। और फिर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो रिस्टोर हो जाते हैं, पेड़ स्टेट वहीं की वहीं रहती है, कहीं नहीं जा रही, ठीक है। तो ये 2n थे, यहाँ n हो गए और यहाँ पे वापस 2n हो गए। हम यहाँ पे कहेंगे पेयर स्टेट इज रीगेन्ड। बस यही बताया उसने फैक्टर्स के बारे में। He did not say factor are made up of so and so, factor are located here and there, factor are this big or that big, और ये कलर होता है वो कलर होता है, केमिकल इसके बने होते हैं, ऐसे एक्सप्रेस करते, कुछ भी नहीं बताया। What he told about factor is that factors are found in pair during gamete formation। factor जो होते हैं वो segregate हो जाते हैं, unpair हो जाते हैं और fertilization में वापस restore हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? लॉ ऑफ डोमिनेंस वो कहता है जब उसने एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाले प्लांट लिए, मे इट बी टॉल प्लांट, प्योर ड्वार्फ प्लांट एंड प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट, और वेदर इट वाज कलर ऑफ कलर ऑफ द फ्लावर और कलर ऑफ द पॉड और जो भी कुछ है, ठीक है। ये मीटिंग खत्म हो रही है, टाइम है ना अभी 10 मिनट हो गए, हाँ। तो क्या नाम से, क्या दबा दिया, बंद तो नहीं हो गई? ओके, तो मेंडल ने क्या बोला है लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए, उसने कहा कि वन व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर टेकन एंड दे आर अ क्रॉस इज कंडक्टेड बिटवीन देम। हमने ये क्रॉस कंडक्ट करा है, किसके बीच में करा, क्रॉस हमने करा था, शेयर स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, और ये, तो हमने क्रॉस करा है एक पेयर कैरेक्टर जो है वो टॉल है और एक ड्वार्फ है। आप तो टॉल और ड्वार्फ हाइट के अलावा आपने ऑल 7 कैरेक्टर जो भी हैं कुछ भी ले लीजिए आप, F1 के अंदर हमेशा एक ही आता है। कौन सा आता है?
चाहे वो हाइट के लिए आता है कि टॉल प्लांट, चाहे वो पर्पल फ्लावर के लिए आएगा, चाहे वो येलो सीड के लिए आएगा, चाहे वो ग्रीन पॉड्स के लिए आएगा, चाहे वो राउंड सीड के लिए आएगा, और एक्सियल फ्लावर, यही थे ना सारे डोमिनेंट। तो अगर आप क्रॉस कराओगे इनके काउंटर पार्ट्स के साथ में, इसको टॉल को ड्वार्फ के साथ, पर्पल को व्हाइट के साथ, येलो सीड को ग्रीन सीड के साथ, ग्रीन पॉड को येलो पॉड के साथ, राउंड को रिंकल सीड के साथ, और एक्सियल फ्लावर को टर्मिनल फ्लावर के साथ, व्हाट विल यू फाइंड दैट इन F1 जनरेशन ओनली वन डोमिनेंट करेक्टर इज विजिबल। एक ही करेक्टर दिखता है, ये ही कलर करेक्टर दिख रहे हैं आपको। ये जो करेक्टर नजर आ रहे हैं वो कौन से करेक्टर हैं? इनको हम कहते हैं डोमिनेंट करेक्टर। ठीक है, तो डोमिनेंट करेक्टर के लिए उसने क्या डिफाइन करा? ही सेड व्हेन अ पेयर ऑफ प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड इन F1 जनरेशन ओनली वन ट्रेट इज अपीयर्ड, द ट्रेट व्हिच अपीयर इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, एंड इस लॉ को उसने कह दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, when a pair of pure contrasting characters are crossed in F1 generation, definition में लिखा चुका हूं ना कहीं, आपको लिख लेते हैं दोबारा। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, when a pair of pure contrasting traits of a character are crossed in F1 generation, he gets only one trait। ठीक है, जो ट्रेट मिल रहा है उसको क्या कह रहे हैं? दिस इज नॉन एज डोमिनेंट ट्रेट। And the one which failed to express itself is known as recessive trait। ये हमेशा होता है, कोई सा भी करेक्टर ले ले, वो हाइट ले ले, चाहे कलर ऑफ फ्लावर ले ले, कलर ऑफ सीड ले ले, कलर ऑफ पॉड ले ले, ठीक है, चाहे वो शेप ऑफ सीड ले ले, शेप ऑफ पॉड ले ले, या पोजीशन ऑफ फ्लावर ले ले, किसी को भी ले लीजिए। इन F1 जनरेशन एक ही ट्रेट आता है, दूसरा ट्रेट नहीं आता है। जो आता है उसको आपने क्या नाम दिया? डोमिनेंट। एंड जो नहीं आता है, विच फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, इज कॉल्ड रिसेसिव। ये एक लॉ बन गया यूनिवर्सल। लॉ क्या होगा? जो हर बार सेम रहता है। लॉ किसको कहते हैं? the thing which is always same। okay, so this is how we got a law that is called law of dominance। okay, so मैं दूसरी मीटिंग कॉल करता हूँ, उसके बाद में हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे। तो इस मीटिंग को